गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल जेएसआर बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पाचन की क्रिया विधि के बारे में बताएंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। पाचन की क्रिया विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो पाचन की क्रिया विधि को समझने के लिए आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाली के बारे में आप लोगों को बताया था। जो मनुष्य की आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इसका जो व्यास होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, उसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। इसकी क्रिया विधि किस प्रकार मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। तो पाचन की क्रिया विधि को यहाँ पर 5 चरणों में बांटा गया है। तो 5 चरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो पहला चरण होता है पाचन की क्रिया विधि में अंतर्ग्रहण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्शन। दूसरा चरण होता है पाचन, इसको कहते हैं इंग्लिश में डाइजेशन। तीसरा चरण जो होता है उसका नाम है अवशोषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद चौथा चरण क्या होता है, उसको कहते हैं स्वांगीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और इसके बाद जो 5वां चरण होता है लास्ट चरण, उसका नाम है बहिक्षेपण या इसका एक और नाम है मल विसर्जन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इजेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इजेशन। तो इस तरीके से भोजन के पाचन की क्रिया विधि में क्या होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो इन 5 चरणों के बारे में आप लोगों को आज हम बताएंगे डिटेल से। तो सबसे पहला जो चरण होता है, पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। पहला चरण क्या है, अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है, अंतर्ग्रहण में आप लोग समझ रहे होंगे, अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को ग्रहण करना अंदर की ओर। तो मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। और इंजेक्शन जब होता है तो उसके बाद में फिर क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है। भोजन में लार मिलाई जाती है, क्योंकि लार ग्रंथियों से क्या होती है, लार ग्रंथियों से लार रस निकलता है। उस लार को क्या है, भोजन के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद क्या है, भोजन की लुगदी बन जाती है मुख गुहा में, और मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां होती हैं, उन लार ग्रंथियों से जो लार रस निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा एंजाइम, टाइलिन, या इसको एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन या एमाइलेज। तो ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे मंड, स्टार्च, तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। ये किसमें, ये मंड को चेंज कर देता है शर्करा में।
ये मंड को किसमें चेंज कर देता है, टैलिन, ये मंड को शर्करा में बदल देता है। तो इसका मतलब भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, और मंड को जब शर्करा में बदल देता है तो यहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए रोटी को देर तक चबाने पर रोटी क्या लगने लगती है, मीठी लगने लगती है, क्योंकि जो रोटी हम लोग लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है वो मंड होता है। और मंड क्या है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है, और टाइप एंजाइम क्या करता है, मंड को शर्करा में चेंज कर देता है, माल्टोज में। जो माल्टोज शर्करा में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए क्या है, माल्टोज शर्करा ही स्वाद में मीठी होती है, इसीलिए रोटी मीठी लगने लगती है। क्योंकि क्रिया करने में एंजाइम को थोड़ा टाइम लगता है, देर तक रोटी चबाएंगे, देर तक रोटी मुंह गुहा में चबाते हैं, तब ये हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि रोटी स्वाद में कैसी लग रही है, मीठी लग रही है। तो इस तरीके से भोजन का पाचन कहाँ स्टार्ट हो गया, मुख गुहा में। तो अंतर ग्रहण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अंतर ग्रहण के बाद में फिर क्या है, भोजन की लुगदी बनती है, भोजन फिर मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी ग्रंथियां नहीं होती हैं, और इनसे ना ही कोई एंजाइम्स का स्राव होता है। तो ग्रसनी और ग्रास नली क्या करते हैं, भोजन को मार्ग प्रदान करते हैं, कहां तक पहुंचाने के लिए, आमाशय। तो फिर भोजन कहां पहुंच जाता है, आमाशय में। उसके बाद में अंतर ग्रहण के बाद में क्या होता है, पाचन। तो भोजन को ग्रहण कर लिया, तो भोजन को ग्रहण करने के बाद में पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन में होता क्या है, अभी आप लोगों को बता ही चुके हैं, टाइलिन एंजाइम मुख गुहा से जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से ही पाचन चालू हो जाता है। पाचन की डेफिनेशन आप लोगों को बता ही चुके हैं कि पाचन क्या होता है, बताया था पिछले वीडियो में। जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल अघुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और ये जो क्रिया होती है वो एंजाइमों की सहायता से होती है। किसकी सहायता से, एंजाइमों की। और ये एंजाइम कहाँ निकलते हैं, जो हमारी जो आहार नाल होती है, तो इनमें क्या होती है, आहार नाल में जो भी पाचक अंग होते हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं, उनसे पाचक रस निकलते हैं। उन पाचक रसों में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स, जो भोजन के जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में चेंज कर देते हैं। और सरल घुलनशील पदार्थ बाद में क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो पाचन में क्या होता है, पाचन में एंजाइमों की सहायता से जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। और इस पिछले वीडियो में आप लोगों को पाचक ग्रंथियों के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें जितनी भी पाचक ग्रंथियां होती है आहार नाल में, उसके बारे में बताया था। तो पाचन हो गया। दूसरा चरण क्या हो गया, पाचन। और पाचन में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां भाग लेती हैं, अभी हमने बताया लाल ग्रंथियां जो मुख गुहा में होती हैं। उसके बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में आग्नेयाशय, यकृत, छोटी आंत में आंतरिक ग्रंथियां होती हैं। तो उसके बारे में हम पहले ही पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पाचक ग्रंथियों को डिटेल से। तो पाचन जो होता है, ये जो भोजन का पाचन, ये रासायनिक पाचन होता है। जो एंजाइमों के द्वारा जो पाचन होता है, कैसा पाचन होता है, रासायनिक पाचन। और भौतिक पाचन भी होता है, भौतिक और या यांत्रिक पाचन, भौतिक या यांत्रिक पाचन। तो मनुष्य में जो पाचन जो होता है वो दो टाइप का होता है, तो भौतिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। लेकिन मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो रासायनिक पाचन होता है। भौतिक पाचन कम होता है। भौतिक पाचन में क्या होता है, भौतिक पाचन में क्या होता है, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाते हैं, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को चबाना, क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन का आहार नाल में खिसकना, ये सब कौन सा पाचन कहलाता है, भौतिक पाचन। तो भौतिक पाचन में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है। रासायनिक पाचन में क्या होता है, रासायनिक पाचन में एंजाइमों के द्वारा जटिल घुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। तो वहां पर कौन सा पाचन होता है, रासायनिक पाचन। तो इसका मतलब पहले भौतिक पाचन होता है स्टार्टिंग, और उसके बाद में कौन सा पाचन स्टार्ट हो जाता है, रासायनिक पाचन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पाचन की क्रिया रासायनिक क्रिया है या भौतिक क्रिया है। तो पाचन की क्रिया जो है वो मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया है, लेकिन रासायनिक क्रियाओं के साथ साथ इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद में जब पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद में जो अगला प्रोसेस होता है, ये अवशोषण। अगली जो क्रिया होती है कौन सी होती है, अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में जो भोजन का पाचन जो कंप्लीट होता है वो छोटी आंत। भोजन का पाचन सबसे लास्ट में कहां पे होता है कंप्लीट, छोटी आंत, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन
इसको क्षुद्र आंत भी कहते हैं। जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर भोजन का पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण किया जाता है। तो छोटी आंत में जब भोजन का जब पाचन होता है तो जितने भी जटिल अघुलनशील पदार्थ हम लोग भोजन में ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब जटिल अघुलनशील होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट ही जटिल है, वसा भी जटिल होती है जो हम लोग भोजन में लेते हैं, और प्रोटीन। तो ये लास्ट में जो तीनों होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये लास्ट में छोटी आंत में क्या होते हैं, सारे जितने भी ये जटिल अघुलनशील पदार्थ होते हैं, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। ये सब कहां किसमें टूट जाते हैं, ग्लूकोज में। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो जितने भी ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है लास्ट में छोटी आंत में छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जिसमें जो मेन होता है वो पदार्थ ग्लूकोज होता है, इसी का अवशोषण होगा। उसके बाद में वसा जो होती है लास्ट में, ये छोटी आंत में उसका पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो ये वसी अम्लों में टूट जाती है। किसमें, वसी अम्लों में। उसके बाद जो प्रोटीन होती है, जब लास्ट में इसका पाचन, जो प्रोटीन का पाचन ग्रहणी में नहीं हो पाता है, अमाशय में, वो लास्ट में प्रोटीन कहाँ लास्ट में बचती है, वो छोटी आंत में। और ये प्रोटीन किसमें टूट जाती है, अमीनो अम्लों में। किसमें, अमीनो अम्लों में। अमीनो अम्लों में टूट जाती है। तो इस प्रकार से छोटी आंत में जो भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर जितने भी जटिल अघुलनशील पदार्थ थे वो सब सरल में टूट गए। ये कैसे होते हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं ये जटिल हैं, और जटिल से किसमें, छोटी आंत में लास्ट में बदल गए, चेंज हो गए सरल में। और हमने बताया था कि पाचन में यही तो होता है, जटिल खाद्य पदार्थों को किसमें बदल रहता है, सरल। तो इस तरीके से छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला प्रोसेस होता है अवशोषण एब्जॉर्प्शन। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की दीवार पे रसांकुर पाए जाते हैं। जो छोटी आंत की भीतरी दीवार होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। रसांकुर को कहते हैं इंग्लिश में विलाई। तो अवशोषण का मतलब ही आपको समझ रहे हो, किसी चीज को अवशोषित करना। तो पचे हुए भोजन को जब छोटी आंत के रसांकुर के द्वारा क्या किया जाता है, छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं उसके द्वारा जब भोजन को अवशोषित किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण में रसांकुर भाग लेते हैं। तो रसांकुर कहाँ होते हैं, छोटी आंत की भीतरी दीवार पर रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। ये पचे हुए भोजन का क्या करते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। तो जितना भी भोजन पचा है छोटी आंत में, उसका अवशोषण कहाँ कर लिया जाएगा, छोटी आंत में रसांकुरों के द्वारा। तो ये क्रिया कहलाती है अवशोषण। तो अवशोषण आप लोग समझ गए होंगे, अवशोषण क्या होता है। अवशोषण के बाद में जो अगली प्रोसेस आती है स्वांगीकरण। और अवशोषण में होता क्या है, अवशोषण में जो भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं, फिर अवशोषित होने के बाद ये ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ब्लड में, रुधिर में। पचे हुए भोजन का जब अवशोषण होता है कहाँ चला जाता है, रुधिर में। तो जितने भी अभी हमने लिखे थे पोषक पदार्थ, सरल जो घुलनशील जो पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उसके बाद में वसी अम्ल, प्रोटीन, ये सारे पदार्थ होते हैं कहाँ पहुंच जाते हैं, रुधिर में। उसके बाद फिर क्या होता है, स्वांगीकरण। अगली प्रोसेस क्या है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है जो यहाँ पर जो भोजन अवशोषित किया गया है, जो बचे हुए पोषक पदार्थ अवशोषित किए गए, उसका क्या होना, उसका कोशिका के जीवद्रव में विलीन होना। किसमें, कोशिका के जीवद्रव में क्या होना, विलीन होना। विलीन का मतलब मिलना। तो कोशिका के जीवद्रव में विलीन होना ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। जो पोषक पदार्थ थे अवशोषण में जो अवशोषित किए गए थे वो पहुंच गए किसमें, ब्लड में, रुधिर में।
रुधिर में पहुंचने के बाद में फिर क्या है, ये कोशिका के जीवद्रव में क्या हो गए, विलीन हो गए, यानी कि कोशिका के जीवद्रव में मिल गए और वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का, उससे क्या मिलेगी, हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी, उसी से हमारे सारे काम होंगे। तो मनुष्य को जितनी भी ऊर्जा जो मिलती है, जो पोषक पदार्थ जो होते हैं, इनका स्वांगीकरण जब हो जाता है, यहीं पे ऑक्सीकरण होता है, यहीं से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो पचे हुए पोषक पदार्थों को क्या है, रुधिर से अवशोषित करके कोशिका के जीवद्रव में क्या करना, विलीन करना, या विलीन होना, या क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो स्वांगीकरण आप लोग समझ गए होंगे, स्वांगीकरण क्या होता है। अब लास्ट जो स्टेप बचा है, जो लास्ट चरण है, वो क्या है, बहिक्षेपण या मल विसर्जन, बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो छोटी आंत में जब भोजन का पाचन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, वहां से जितने भी लाभदायक पोषक पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज, वसी अम्ल, एमिनो अम्ल आदि क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं रसायनों के द्वारा, और अवशोषित होने के बाद में फिर वो कोशिका के जीवद्रव में मिल जाते हैं, स्वांगीकरण हो जाता है। उसके बाद में बहिक्षेपण या मल विसर्जन क्या होता है, छोटी आंत से भोजन फिर कहां चला जाता है, बड़ी आंत में। किसमें चला जाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या कहते हैं इसको, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो वहां पर क्या होता है, इसका पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन कहां कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, वहां पर केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है केवल, और जितने भी कैसे पदार्थ हैं, अपच पदार्थ है, अपच पदार्थ, जितने भी अपच पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ कहें, अपच पदार्थ कहें या क्या कहें, अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ मतलब जो हमारे शरीर के लिए कोई भी यूज के नहीं है, उनका हमारे शरीर में कोई भी यूज नहीं है, तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। तो जितने भी लाभदायक पदार्थ थे वो तो अवशोषित कर लिए गए। अब ये जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपच पदार्थ होते हैं, बड़ी आंत में जाते हैं, यहाँ पे केवल जल का अवशोषण कर लिया जाता है। तो वहां पर क्या है, ये जो भोजन बड़ी आंत में गया है, बड़ी आंत का एक पार्ट होता है मलाशय, रेक्टम, उसके बारे में आप लोगों को पाचन तंत्र में समझाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो मलाशय होता है, तो वहां पे मलाशय में जाकर के ये मल क्या होता है, मल इकट्ठा होता है, यानी कि जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपच पदार्थ, मल के रूप में क्या होते हैं, मलाशय में एकत्रित होते हैं। मलाशय का मतलब मल प्लस आशय, वहां पे मल आकर के इकट्ठा होता है मलाशय में, और मलाशय के द्वारा फिर क्या है, गुदा द्वार के द्वारा मलाशय से भोजन जो होता है, जितना भी मल है, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, तो मलाशय से फिर वो गुदा द्वार के द्वारा क्या हो, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों या अपच पदार्थों को क्या करना, बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो मल विसर्जन का मतलब जो मल मलाशय में है उसको गुदाद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहलाता है। तो इस तरीके से भोजन के पाचन की क्रिया विधि क्या हो गई, कंप्लीट। तो भोजन के पाचन की क्रिया विधि को समझने के लिए क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चरण क्या है पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारे चरण पता है तो इस तरीके से आप लोग पूरी तरीके से भोजन की पाचन की क्रिया विधि के बारे में वर्णन कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में कि भोजन के पाचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, कि भोजन का पाचन मनुष्य में किस प्रकार होता है। तो भोजन के पाचन की क्रिया विधि का वर्णन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसमें आपको क्या है, इन 5 चरणों के बारे में डिटेल से लिख देना। और आप तभी लिख पाएंगे जब आप लोग क्या है, ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस तरीके से क्या है, आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं, भोजन के पाचन की क्रिया विधि के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को क्या है, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग चैनल पे अपडेट रहिएगा। आप लोग, क्योंकि हमारी वीडियोस जो है वो डेली अपलोड किए जाते हैं। क्लास अभी तो क्लास 10th के 12th की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लास 9 से लेकर के 12th तक के साथ साथ वीडियोस मिलेंगे। अभी 9th और 11th की वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों को वो भी वीडियो मिलेंगे 9th और 11th के लिए। अभी आप लोगों को
तो इस तरीके से आप लोग चैनल पे अपडेट रहिएगा, बने रहिएगा चैनल पे, और आप लोग चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आप लोगों को तुरंत क्या है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप लोगों को हर वीडियो में हम बताते हैं कि आप लोग जितने भी वीडियो है पार्ट वाइज देखें। किसी भी चैप्टर की जो स्टार्टिंग करें वो पहले पार्ट के वीडियो से करें, पहला पार्ट देखें, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। इस तरीके से जब आप पार्ट वाइज सारी वीडियोस आप लोग देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए आप लोग क्या है सारे वीडियोस पार्ट वाइज देखें। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।